नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार में महागठबंधन की और महागठबंधन के अगर स्वरूप, वर्तमान स्वरूप को अगर हम देखें, जो वह स्वरूप जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, तो उस स्वरूप में अभी कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति दिख रही है। असमंजस ही नहीं बल्कि उसे कहना चाहिए बिखराव की स्थिति दिख रही है। मैं क्यों कह रहा हूं, आप खुद देख रहे हैं बिहार की राजनीति को। अगर इन विगत 5 महीनों से, पिछले वर्ष लोकसभा का चुनाव हुआ मई महीने में, जून में परिणाम आया, उसके बाद से सब कुछ जस के तस चल रहा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि उसी स्वरूप पे, जो स्वरूप पे महागठबंधन लोकसभा के समय में पिछले वर्ष चुनाव में गई थी, वही स्वरूप बरकरार रहेगा। लेकिन जनवरी में एकाएक कुछ न कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटने लगती है जो महागठबंधन के पुराने इतिहास को दोहराता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर हम याद करें तो हर चुनाव से पहले महागठबंधन में इस प्रकार की उठा पटक होती है और वही मुख्य कारण होता है कि लगातार आप देखेंगे तो महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ा है। हम बात शुरू करते हैं, उल्टा जाते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव से 3 महीना पहले नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन से बाहर चली गई और बीजेपी के साथ जाकर मिल गई। उससे पहले अगर हम बात करें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की, तो 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था। अगर चुनाव से 4 महीना पहले की बात करूं मैं, तो उस समय तक महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी हुआ करते थे, जीतन राम मांझी भी हुआ करते थे, मुकेश सहनी भी हुआ करते थे। लेकिन चुनाव शुरू होने से अंतिम 3 महीना जो था, उसमें ये तीनों दल महागठबंधन से अलग हो गए थे। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए के साथ आ गए थे, बीजेपी के साथ आ गए थे, और उपेंद्र कुशवाहा एक तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़े। तो 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा हमने। उससे पहले भी अगर हम जाएं, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही आपको दिखेगा। जब आप अगर याद करें उस दौर को भी, तो उस दौर में भी आरजेडी पर उसमें बिखराव नहीं हुआ था, लेकिन इस प्रकार से आरजेडी को निचोड़ लिया था गठबंधन के दलों ने, सहयोगियों ने तेजस्वी यादव को, जिसका परिणाम क्या हुआ कि केवल खाता खोल पाया था महागठबंधन। एकमात्र किशनगंज की सीट महागठबंधन जीत पाई थी तब जब उस महागठबंधन में आरजेडी भी थी, उस महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी थी, उसमें सीपीआईएम भी थी, उसमें मुकेश सहनी भी थी, उसमें जीतन राम मांझी भी थे, उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी थे। उसके बावजूद मात्र एक किशनगंज की सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। 39 सीटें एनडीए बिहार में जीतने में कामयाब हुई थी। क्यों? इसलिए कि आरजेडी ने एक प्रकार से आत्मसमर्पण कर दिया था। वैसे सहयोगियों को 3-3, 4-4 सीटें दे दी गई जो कि एक सीट नहीं जीत सके या जीतने की क्षमता नहीं थी। आप अनुमान लगाइए कि उस बार भी जीतन राम मांझी लड़े थे, आपको गया की सीट हार गए थे, औरंगाबाद लड़े थे, हार गए थे। उपेंद्र कुशवाहा समस्तीपुर, उजियारपुर से लोकसभा चुनाव लड़े थे, काराकाट से भी लड़े थे, दोनों जगह लड़े थे, दोनों जगह हार गए थे। मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़े थे, खगड़िया से हार गए थे। मधुबनी में टिकट ऐसे व्यापारी को दे दिया था जो कि 4.5 लाख 5 लाख वोट से हार गए। तो इस प्रकार की स्थिति महागठबंधन में पहले भी हुई है कि अगर एकजुट रहे तो एकजुट के लिए तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को ही ढूंढना पड़ गया कि आरजेडी कहां लड़ रही है। आपको मुझे जहां तक याद है 18 सीट पे मात्र आरजेडी लड़ी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। जो बिहार की मुख्य शक्ति है विपक्ष की, वो मात्र 18 सीट पे लड़ रही थी और उसके सहयोगी, ऐसे सहयोगी जो कि एक सीट जीतने की क्षमता नहीं रखते, वो 4-4 सीट, 3-3 सीट पे लड़ रहे थे और एक भी सीट पर सक्षम उम्मीदवार नहीं था। अगर मैं बात करूं, अगर शुरुआत करूं, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आप देखिए मुकेश सहनी की पार्टी से मधुबनी से जो उम्मीदवार लड़े बद्रीपुर में 2019 का लोकसभा चुनाव, कौन थे वो, कहां से आए थे?
क्या वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी के नेता थे, कार्यकर्ता थे? नहीं थे। जीतन राम मांझी की पार्टी से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे औरंगाबाद, उपेंद्र प्रसाद, आज वो बीजेपी में है, उससे पहले आरजेडी में हुआ करते थे, उसके बाद जदयू में हुआ करते थे, केवल चुनाव लड़ने आए। तो न उम्मीदवार है न संगठन है, फिर भी 4-4 सीटें 3-3 सीटें बांट ली गई थी। आरजेडी के पास, जिसके पास उम्मीदवार था, जिसके पास ताकत थी, उसके उम्मीदवार घर बैठे थे। तो एक प्रकार से लगातार हम देखें तो कई चुनाव दर चुनाव लगातार आरजेडी की रणनीति इस प्रकार की होती है कि लगता है कि वो अपने सहयोगियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इस बार भी अगर हम गौर से देखें तो तेजस्वी यादव पर यही दबाव है। तेजस्वी यादव पर यह दबाव है कि तेजस्वी यादव को कितना दबाव में ले आओ जिससे कि उससे सीटें झटक लो। और ये दबाव बनाने का काम कौन कर रहा है? अगर वर्तमान स्वरूप में देखें, अगर महागठबंधन को हम, तो महागठबंधन के वर्तमान स्वरूप में आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, अगर ईमानदारी के साथ कोई दल है तो वो छोटी दल है, लेकिन ईमानदारी के साथ है सीपीआई सीपीएम और सीपीआई एमएल। मुझे लगता है इन दलों का एक तरह से बिना शर्त समर्थन है तेजस्वी यादव के साथ। हाँ, थोड़ा बहुत अपेक्षा उम्मीद सीपीआई एमएल का हो सकता है कि पिछली बार 19 सीट लड़े थे, 1-2 सीट बढ़ा देना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर वो आग्रह करेंगे तो सिर्फ आरजेडी भी तैयार हो जाएगी, और आरजेडी तैयार नहीं भी होगी तब भी सीपीआई एमएल के लोग इतने, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से मैच्योर्ड है कि वो तेजस्वी यादव के साथ सहयोग करेंगे, बगावत नहीं करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी का क्या? अभी तो छोटा है ये गठबंधन जो है। 2019 के लोकसभा चुनाव, 2020 के विधानसभा चुनाव की तुलना में छोटा है, कम दल है। सीपीआई सीपीएम का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है बिहार में, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव पर इतना अधिक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुकेश सहनी की तरफ से, मुख्य रूप से इन दो दलों की तरफ से, कि तेजस्वी यादव करें क्या। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि मुझे 40 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम पहले घोषणा करो, पहले ही घोषणा कर देना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री बनेंगे मुकेश सहनी। अब इस पर बताइए कांग्रेस कैसे तैयार होगी? कांग्रेस तो अपना पप्पू यादव से बयान दिलवा रहे हैं राहुल गांधी कि भाई किसी दलित को, किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। पप्पू यादव तो नाम भी सुझा रहे हैं राजेश राम का। तो अब जो चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहा है, आप उसको डिप्टी सीएम नहीं देंगे, जो कि कांग्रेस कितने कुछ भी है तो मुकेश सहनी की तुलना में बड़ी पार्टी है बिहार में भी। तो कांग्रेस ऐसे कैसे आत्मसमर्पण कर सकती है? साथ ही कांग्रेस का भी कुछ न कुछ लगता है कि रणनीति में बदलाव आया है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बिहार को एक लेबोरेटरी के रूप में देख रही है, राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में देख रही है। कुछ प्रयोग करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी बिहार में। अगर कांग्रेस पार्टी की लगातार जनवरी से लेकर अब तक के रणनीति को देखा जाए तो एक बात दिख रहा है कि बिहार को पॉलिटिकल लेबोरेटरी के रूप में राहुल गांधी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जिस प्रकार से बिहार में नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, नेता विधायक दल या फिर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो अजीत शर्मा और अखिलेश सिंह थे, उनके बदले में शकील अहमद खान और राजेश राम को लाना, लालू प्रसाद यादव के परिवार के विरोध के बावजूद पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एक तरह से लॉन्च करना, राहुल गांधी का लगातार 5 महीने के अंदर 5 बार का बिहार का दौरा, और एक भी दौरे में गठबंधन के किसी भी सहयोगियों को मंच पर नहीं आने देना। तो ये सब ऐसे संकेत हैं जिस संकेत के कारण लग रहा ऐसा है कि फिर न कहानी कोई 2019 लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 लोकसभा की तरह दूर आई जाए और महागठबंधन कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न हो जाए। ये खतरा दिख रहा है। और इसी समय में सबसे बड़ी परीक्षा तेजस्वी यादव की है, क्योंकि ये पहला चुनाव होगा मेरे अनुसार जब लालू प्रसाद यादव की भूमिका बड़ी नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में लालू प्रसाद यादव लगभग अब मैं कह सकता हूं कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है। उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा है, तो तेजस्वी यादव अकेले हैं। तो इस बार अगर तेजस्वी यादव इस परिस्थिति को हैंडल नहीं कर पाए तो
इससे बेहतर मौका तेजस्वी यादव के लिए बिहार में शायद ही कभी हो, जब बिहार में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के भावी उम्मीदवार नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता के सबसे निम्न स्तर पर हैं। आज एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ 20 वर्षों के नीतीश कुमार के शासनकाल में सबसे अधिक आज है। यहां तक कि नीतीश कुमार ही नहीं, अगर हम कहें अगर तो 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता का जो एक पैरामीटर उसमें कहीं ना कहीं गिरावट है। और चिराग पासवान नंबर 1 पे चल रहे, तो इसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव नंबर 1 पर चल रहे, इसके बावजूद अगर तेजस्वी यादव इस चुनाव में सफल नहीं होते तो ये 8वां आश्चर्य होगा। और निश्चित रूप से इसकी जिम्मेवारी अगर कहीं असफल होते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार एकमात्र तेजस्वी यादव होंगे। इसका मतलब ये होगा कि तेजस्वी यादव के अंदर नेतृत्व कौशल का अभाव है। और शायद इससे बेहतर, वैसे कहा जाता है राजनीति में कभी संभावनाएं खत्म नहीं होती, हर वक्त राजनीति में संभावनाएं जिंदा रहता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है कि मुख्यमंत्री बनने का अगर कोई सपना तेजस्वी यादव का, इस बार जितना बेहतर चांस है इतना बेहतर अब तक तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन में शायद कभी नहीं रहा था। तो इसलिए इस मौके को तेजस्वी यादव को किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। और ये बचाने के लिए सबसे पहले तेजस्वी यादव को अपनी क्षमता साबित करनी होगी। ये सरेंडर करना अपने सहयोगियों के समक्ष, ये कहीं ना कहीं ये बहुत महंगा पड़ा है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव को जब ये भरोसा है, और ये सच्चाई भी है कि बिहार की राजनीति में नंबर 1 नंबर 2 जगह केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ये दोनों दल किसी भी दल को अगर अपने साथ गठबंधन में नहीं रखें, तो तीसरा चौथा नंबर की एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर 5 सीट भी जीतने की हैसियत रखती हो। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम मजबूत हैं, तो उस व्यक्ति को अपनी ताकत साबित करनी होती है। और साबित करने के लिए इससे बेहतर मौका तेजस्वी यादव के लिए कभी नहीं होगा, जब तेजस्वी यादव के समक्ष जो प्रतिद्वंदी हैं नीतीश कुमार, वो अपनी लोकप्रियता के निम्नतम स्तर पर हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।